गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं मैं अनुभव बायोलॉजी वाली अनुभव मैम के नाम से मेरा यूट्यूब पे चैनल चलता है, जिसमें हम लोग 9th 10th 11th 12th नीट की बायो की प्रिपरेशन करते हैं। एनसीईआरटी को बेस लेके चलते हैं। आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो डार्विन है। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर मत जाइएगा। क्वेश्चन को मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए, उसको समझिए। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन आए हुए हैं डार्विन से रिलेटेड, लेकिन मुझे आपको डार्विन की थ्योरी पढ़ानी थी, इसलिए मुझे आपको ये बताना था कि कितना इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे अभी लिया हुआ है वो 2019 में आया हुआ है, और ऑलमोस्ट डार्विन की थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट जो है उसको वो कवर कर रहा है। क्या क्वेश्चन है देखिए, दैट इज चार्ल्स डार्विन ड्यूरिंग हिज फेमस सी वॉयेज अराउंड द वर्ल्ड इन अ शिप HMS बीगल। ये इनके शिप का नाम था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार तो इससे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ। कंक्लूडेड दैट देयर हैज बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया? ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। अब क्वेश्चन क्या है, ये तो डार्विन के बारे में पहले जो है स्टेटमेंट दे दिया, उसके बाद जो है क्वेश्चन पूछा है। किसका क्वेश्चन है? 2019 CBSE क्लास 12, राइट। तो चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे इससे पूछा है, व्हाट इज हिज थ्योरी नोन एज। आपसे क्या पूछा है? उसका थ्योरी का नाम पूछा है, थ्योरी नेम, ठीक है। एक्सप्लेन द सैलेंट फीचर ऑफ हिज थ्योरी, मीन्स ये थ्योरी क्या कहती है वो आपसे पूछा है, ठीक है। फीचर्स का मतलब ही है कि जो थ्योरी क्या कह रही है वो आपसे पूछा हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु अराइव्ड अ सिमिलर कंक्लूजन ऑफ एज दैट द चार्ल्स डार्विन। उस साइंटिस्ट का नाम बताना है आपको जो सिमिलर कंक्लूजन में पहुंचा था, जो कि चार्ल्स डार्विन का था। तो आपको समझ में आ गया कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया। एक पूछा गया है कि आपसे डार्विन की थ्योरी जो थी उसका नाम पूछा गया है, उस थ्योरी के फीचर्स पूछे गए हैं, प्लस आपसे पूछा गया है उस साइंटिस्ट का नाम जो डार्विन के ही सिमिलर जो है कंक्लूजन में पहुंचा था, राइट। तो अब हम लोग जो है इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, जहां पे डार्विन की थ्योरी एनसीईआरटी में दी हुई है, मैं एक मिनट आपको दिखा दूं, जस्ट अ मिनट। देखिए, जहां पे ये डार्विन की थ्योरी आपको दी हुई है, उससे पहले 2-3 स्टेटमेंट है, वो अभी समझ लीजिए कि डार्विन ने जो है किसकी थ्योरी डेक्लाइन की थी। देखिए, एनसीईआरटी क्या कही, पढ़िएगा, 3-4 लाइनें हैं एनसीईआरटी की। एक थ्योरी थी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। वो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या बता रही थी बच्चों आपको, कि जो आज के टाइम पे स्पीसीज है, जो आज के टाइम पे लाइफ फॉर्म है, वो एज इट इज जो है वो आ गई है। मीन्स वहां पे कोई वेरिएशन नहीं हुआ है, कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ, जैसे पहले एंसेस्टर थे सेम हम लोग वैसे ही आ है, ठीक है। एक तो ये थ्योरी ये कह रही थी। दूसरा ये थ्योरी बेटा क्या कह रही थी कि जो अर्थ में जितनी भी स्पीसीज थी बच्चों, आज के 4000 साल पहले वो एज इट इज अभी भी है, कोई डाइवर्सिटी नहीं है, कोई एवोल्यूशन नहीं है। तो एनसीईआरटी कहती है जिन लोगों ने अपनी थ्योरी में कुछ बातें फेंकी थी, एग्जैक्टली यही टर्म है, फेंकी थी, तो उनका जो है उनको आंसर किसने दिया है? डार्विन की थ्योरी ने। लैमार्क और डार्विन दोनों बहुत फेमस साइंटिस्ट थे एवोल्यूशन के। जिसने भी एवोल्यूशन के बारे में थोड़ा भी पढ़ रखा होगा उसे पता होगा कि लैमार्क और डार्विन दोनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके सीबीएसई क्लास 12th के लिए है, चाहे वो लैमार्क की थ्योरी हो या फिर डार्विन की थ्योरी हो। अभी मैं आप लोगों को जो है वो डार्विन करा रही हूँ, लाइव क्लास में मैं लैमार्क की थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इसका आंसर देखते हैं कि क्या थी थ्योरी। फर्स्ट तो उसका नेम और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है क्या कंडीशन थी। आज ही मैंने अपनी कम्युनिटी में एक पोस्ट किया है डार्विन से रिलेटेड। वो आपके बोर्ड एग्जाम से तो नहीं रिलेट कर रहा है बेटा, बोर्ड एग्जाम से जो है उसमें कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको उससे आपकी लाइफ के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज जाइएगा, उसको देखिएगा, अगर पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा।
देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डार्विन की थ्योरी थी बच्चों, उसका नाम क्या था? वो नेचुरल सिलेक्शन। किस तरह से कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो एवोल्यूशन के बाद ज्यादा जो है वो नेचर के थ्रू सेलेक्ट होते हैं, कौन ज्यादा जो। अब देखिए यहाँ पे फिटनेस की बात हो रही है, लेकिन डार्विन ने किस फिटनेस को लिया था वो भी अभी हम लोग आज के ही लेक्चर में देखेंगे कि नेचर किसको सेलेक्ट करती है, जो ज्यादा फिट होता है। जो ज्यादा फिट का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा जो है बॉडी बिल्डर है, बहुत स्ट्रांग है, उसको फिट कर उसको ले रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू डार्विन जो था, नेचुरल सिलेक्शन किसके बेस पे था? जिसके ज्यादा से ज्यादा प्रोजेनी हो, जो अपनी प्रोजेनी ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, वहीं पे एवोल्यूशन होगा, वहीं नेचर उसी को सेलेक्ट करेगी। तो अकॉर्डिंग टू डार्विन। तो इससे रिलेटेड एक मैंने आप लोगों के लिए एक शॉर्ट भी पोस्ट किया था, तो आप देख सकते हैं कि एक फ्रॉग था, वो फ्रॉग एक टाइम पे 25 जो है उसके चाइल्ड प्रोड्यूस हो रहे थे, तो वो क्या हो गया, रिप्रोडक्टिवली जो है वो मोर फिट है। तो डार्विन के अकॉर्डिंग इस टाइप के ऑर्गेनिज्म जो है वो नेचर उनको सेलेक्ट करती है। ठीक है, तो थ्योरी का नाम समझ में आ गया, वो क्या है बेटा? नेचुरल सिलेक्शन। अब इन्होंने जो भी अपनी थ्योरी में जो भी बोला है वो उन्होंने एक बुक में पब्लिश किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। ये किसकी बुक है? डार्विन की, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन ने दिया था, और इन्होंने जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में ही मेंशन किया था किसको? नेचुरल सिलेक्शन को। ठीक है, अब देखिए, चाहे कोई भी साइंटिस्ट होता है तो वो कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस्ड होता है, कोई ना कोई आर्टिकल पढ़ रहा होता है जिससे कुछ जो है इंस्पिरेशन लेता है। तो अकॉर्डिंग टू जो नेचुरल सिलेक्शन, जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है, तो डार्विन जो है वो किससे इन्फ्लुएंस थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया क्या था बेटा इन्होंने? रिप्रोडक्टिव फिटनेस पे। तो ये पॉपुलेशन की एक थ्योरी थी। तो डार्विन वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय, देखिए खुद ये साइंटिस्ट है, इन्होंने खुद जो एवोल्यूशन में बहुत काम कर रखा है, और इनके खुद की जो है ये बहुत बड़े फेमस साइंटिस्ट थे उस टाइम के। लेकिन ये खुद किससे इन्फ्लुएंस थे? तो डार्विन की थ्योरी, जो डार्विन जो थे वो किससे इन्फ्लुएंस थे? पॉपुलेशन थ्योरी से। थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन डार्विन की नहीं थी, ये इन्फ्लुएंस थे इनके आर्टिकल से। किसका था बेटा ये? थॉमस मैथ्यू। थॉमस मैथ्यू की जो है थ्योरी एक पॉपुलेशन से रिलेटेड थ्योरी थी, जिससे डार्विन बहुत इन्फ्लुएंस थे। और डार्विन की जो थ्योरी थी वो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पे दी हुई थी। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इनकी बुक का नाम है, और इसी में इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की बात करी है। तो चलिए, अब ये तो समझ में आ गया कि क्या थ्योरी थी। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन था, मींस ए का जो है सेकंड पार्ट था, फीचर्स ऑफ डार्विन थ्योरी। कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लीजिए, उन पॉइंट से जो है क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है? ओवर प्रोडक्शन। ठीक है, ओवर प्रोडक्शन एंड
डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। देखिए इनके अकॉर्डिंग क्या था, डार्विन के अकॉर्डिंग, कि कुछ स्पीसीज, कुछ लाइफ फॉर्म्स ऐसी हैं जो ओवर प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो ओवर प्रोडक्शन एंड डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, तो कुछ स्पीसीज हैं उनके पास क्या टेंडेंसी, ऑर्गेनिज्म के पास, टू ओवर प्रोड्यूस। देयर आर सर्टेन टेंडेंसी of some organism to over produce, like अभी मैंने आपको बताया ना, फ्रॉग एंड डॉग। फ्रॉग का यूजुअली शायद आपने ना देखा, लेकिन डॉग के केस में आपको पता होगा, सब लोग के जो है, क्योंकि एक पेट एनिमल है, तो सबको पता है कि जब वो एक टाइम पे ब्रीडिंग सीजन आता है, हर टाइम पे जो है वो उसकी ब्रीड्स नहीं आती, जो ब्रीडिंग सीजन आता है दैट इज डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, कि जब ब्रीडिंग सीजन आता है उस टाइम पे जो है उनके हार्मोनल्स कुछ चेंज होते हैं और वो रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एक टाइम पे ओवर प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, बहुत ज्यादा जो है वो प्रजनी आती है। एक टाइम पे एक फ्रॉक की बात मैंने बताया था, एक फ्रॉक का अगर आपको याद है, आपने सॉल्ट देखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि उस फ्रॉक को मैंने कौन सी जो है स्पीसीज बताई थी आपको। वो एक टाइम पे नियर अबाउट 25 जो है वो प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर डॉग के केस में देखें तो 5 to 6 टन जो है वो मिनिमम कर ही लेता है। तो सिर्फ एक, सोचिए, एक ब्रीड एक्सचेंज से, सिर्फ एक जार्ज से जो है क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कितना ज्यादा हो रहा है। तो ओवर प्रोडक्शन समझ में आया, पॉपुलेशन से इन्फ्लुएंस्ड थी डार्विन की कॉन्सेप्ट। सेकंड पॉइंट क्या था, जो पॉपुलेशन है, चाहे वो बीटल्स की हो, इंसेक्ट्स की हो, ह्यूमंस की हो, एक स्टेबल है, मीन्स एवोल्यूशन होगा, नेचुरल डिजास्टर्स होंगे, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, स्टेबल है, उसमें एवोल्यूशन होता जाएगा, नेचर जो है उसको सेलेक्ट करती जाएगी और क्या होता जाएगा, पॉपुलेशन हमारी स्टेबल रहेगी, ठीक है। लेकिन पॉपुलेशन स्टेबल है और क्या हो रहा है बेटा, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं रिसोर्सेस जो है वो कैसे होंगे, रिसोर्सेस तो इतने ज्यादा बढ़ेंगे नहीं ना जिस हिसाब से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है पॉपुलेशन में, कि देखिए टाइम के साथ अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, अगर आप ओवर प्रोडक्शन को लेते हैं तो टाइम के साथ बच्चों पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। अब क्या है, पॉपुलेशन तो इतनी इंक्रीज हो रही है ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन, लेकिन क्या हमारे पास इतने रिसोर्स होंगे यहाँ पे कि हम सारी पॉपुलेशन जो है उसमें आराम से सरवाइव कर ले, ऐसा तो नहीं। रिसोर्सेज तो एक्सपोनेंशियली नहीं ग्रो कर रहे हैं, पॉपुलेशन ओवर प्रोड्यूस हो रही है, पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, तो रिसोर्स तो उतने नहीं ग्रो कर रहे हैं, चाहे रहने की जगह हो, खाने की जगह हो, या फिर सरवाइव करने के लिए बहुत। देखिए जब आप यहाँ पे डार्विन की कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो देखिए कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन कैसे है, रहने के लिए कंपटीशन है, खाने के लिए कंपटीशन है। कंपटीशन यहाँ पे अभी हम लोग नीट या जेई मेंस की बात नहीं कर रहे हैं कि इनके कंपटीशन की, कंपटीशन है किसी स्पीसीज के सरवाइव करने के लिए, कंपटीशन है किसी स्पीसीज की एग्जिस्टेंस के लिए। तो वो कंपटीशन कैसा हो सकता है, जिस पर्टिकुलर एरिया में वो रह रहे हैं, तो कंपटीशन या तो अपने खुद से कंपटीशन हो, खुद की स्पीसीज से कंपटीशन हो, या फिर उसी एरिया में रह रहे दूसरी स्पीसीज से कंपटीशन हो, या फिर कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर हो। वो सारे जो है इस ओवर प्रोडक्शन जो है
उसको जो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर एक आप पर्टिकुलर एक एरिया की बात करिए तो वहां पे अगर ह्यूमन बीइंग की कुछ पॉपुलेशन है तो ह्यूमन बीइंग में आपस में कंपटीशन होगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट तो सेम है, चाहे वो मेटिंग की हो, चाहे फूड की हो, चाहे शेल्टर की हो। अगर वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो, अगर एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है ह्यूमन बीइंग की स्पीसीज पर्टिकुलर एरिया में, तो क्या होगा, रिसोर्सेस भी तो इसी हिसाब से जो है वो डेवलप करने पड़ेंगे। अदरवाइज क्या होगा, आपस में कंपटीशन हो जाएगा। एक घर है, एक घर में पहले 2 लोग रह रहे थे, अब 2 से 4, 4 से 6, 8, 10 इस तरह से बढ़ते ही जा रहे हैं। तो क्या है, रिसोर्स तो उतना ही लिमिटेड है, हम या तो रिसोर्स को बढ़ाएं या फिर क्या करेंगे, उसी में हम बहुत देखा होगा, बहुत जेन्यून सा है, क्योंकि जहां से हम लोग जो है बिलोंग करते हैं वो मिडिल क्लास फैमिलीज में बहुत बड़े बड़े घर नहीं होते हैं। तो स्टार्टिंग में जिसने घर बनवाया तब 2 लोग थे, 2 से बढ़े, फिर बढ़ते 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 क्या हो रहा है, सिर्फ एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं। तो पहले वो घर पूरा सब लोग यूज कर रहे थे 2 लोगों में, उसके बाद जब और मेंबर्स बढ़ते गए, एक एक कमरा मिला, फिर एक एक कमरा भी कम पड़ जाएगा, तब क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको सरवाइव करने के लिए या तो आप दूसरा घर ले, तो कंपटीशन है, वहां पे कौन रहेगा, दूसरा घर कौन लेगा, ये सारी चीजें फैक्टर्स, ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है समझने के लिए कि आप को रिलेट करके समझ पाए। तो जो थर्ड फैक्टर होगा, जो थर्ड फीचर होगा बेटा इसका, वो क्या होगा कि रिसोर्सेस आर लिमिटेड। अर्निंग सोर्स एक है, एक फैमिली है, उसका अर्निंग सोर्स सिर्फ एक है, कोई फैमिली का एक मेंबर जो है वो अर्न कर रहा है, उस पे 4 लोग डिपेंडेंट है। एक टाइम पे के बाद 4 से और इंक्रीज होते हुए 8, 10, 11, 12, तो क्या वो सबको जो है, सबके लिए रिसोर्सेस जो है वो अवेलेबल करा पाएगा? नहीं। उस टाइम पे बात आती है कंपटीशन की। तो कंपटीशन जो यहाँ पे आपको एवोल्यूशन में कंपटीशन पढ़ना है, ये आपका एजुकेशनल या फिर जो है जॉब से रिलेटेड कंपटीशन नहीं है कि आपको कोई जॉब से रिलेटेड कोई रिटन एग्जाम या इंटरव्यू क्रैक करना, या फिर नीट एग्जाम या फिर जेईई मेंस क्रैक करना। ये कंपटीशन है 3 टाइप के, इवन आप 2 ही टाइप के, इंटर एंड इंट्रा। इसको इन्फ्लुएंस करते हैं बेटा, इन्वायरमेंटल स्ट्रगल जो है वो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जो कंपटीशन है वो इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, इंटर एंड इंट्रा स्पेसिफिक। अगर आप इंट्रा की बात करेंगे तो बिटवीन द मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, इंट्रा की बात करेंगे तो बिटवीन, इंट्रा क्या है, विद इन, ठीक है, तो सेम स्पीसीज में। इंटर और इंट्रा बहुत जगह बायोलॉजी में यूज होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज, अगर हम सेम स्पीसीज के बीच में कंपटीशन देख रहे हैं तो वो कैसा हो गया, इंट्रा। मीन्स फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम जो है डिफरेंट स्पीसीज के बीच में देखेंगे तो अगर इंटर की बात कर रहे हैं तो इंटर में क्या होगा, बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। तो इंट्रा और इंटर इस जो है वो समझ में आ गया कि अब अगर कोई वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही नहीं हो सकते, वेजिटेरियन सिर्फ और भी एनिमल्स हो सकते हैं। अगर आप एनिमल्स में देखें तो बहुत सारे एनिमल्स वेजिटेरियन है। अगर पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड हो गए, वो दोनों ही जो है वो क्या है, दोनों ही डिपेंड करेंगे वेजिटेशन के लिए, अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए, उस पर्टिकुलर एरिया की वेजिटेशन जो है वेजिटेबल रिसोर्सेज है। तो क्या होगा, उन 2 डिफरेंट स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होगा, ठीक है। तो ये कंपटीशन समझ में आया। एक आपके पास 4th पॉइंट हो सकता है इन्वायरमेंटल स्ट्रगल, इसी में आप ले सकते हैं इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। तो बेटा
इन्वायरमेंटल स्ट्रगल जो है, इन्वायरमेंटल स्ट्रगल क्या है? बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर कोई और आ जाए, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि एक पेंडेमिक जो है, कोई पेंडेमिक आ जाए तो उससे क्या है, एक नेचुरल डिजास्टर है, तो उसमें जो सरवाइव कर पाएगा तो एक स्ट्रगल ही तो करेंगे। देख, अगर मैं आपको कोरोना का एग्जांपल दे तो कोरोना जो है वो मोस्टली पीपल्स को हुआ था, लेकिन कुछ उसमें क्या करके सरवाइव करके स्ट्रगल करने के बाद जीत गए, कुछ क्या हुआ कि वो सरवाइव नहीं कर पाए, उनके अंदर कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू ऐसे थे कि जो सरवाइव नहीं कर पाए। कोरोना दोनों को हुआ, कोरोना में दोनों के सिम्टम्स सेम थे, लेकिन किसी को इतना सीवियर हुआ कि वो क्योरेबल नहीं हुआ। इसी तरह से जो सरवाइव कर लेगा इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस से, वो क्या होगा, वो डार्विन के अकॉर्डिंग जो है वो मोर फिट है, ठीक है। तो स्ट्रगल समझ में आया। अब देखिए जो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है, मैं यहाँ पे जो है लिख दे रही हूँ। फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है? वेरिएशन। वेरिएशन क्या होगा? क्या हम एग्जैक्टली कॉपी है? देखिए कोई भी दो इंडिविजुअल, चाहे वो सेम पेरेंट्स के दो बच्चे हो, दो बॉय चाइल्ड हो, दो गर्ल्स चाइल्ड हो, क्या वो एग्जैक्ट कॉपी होते? वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते। कहीं ना कहीं डिग्री ऑफ वेरिएशन मिलती है, डिग्री ऑफ वेरिएशन प्रेजेंट होती ही है, ठीक है। तो नो टू इंडिविजुअल इन स्पीसीज आर सेम, नो टू दो जो है वो सेम नहीं होंगे, डिग्री ऑफ वेरिएशन आपको मिलेगा ही। तो डिग्री ऑफ वेरिएशन मिलेगा। इससे क्या होगा? अकॉर्डिंग टू डार्विन जो है, एडाप्टेशन इज एडवांटेज एंड इनेबल वेरिएशन स्मॉल, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दूं, फिर मैं आपको वेरिएशन जो है वो समझाऊंगा। ठीक है, वेरिएशन तो आपको पता है कि दो इंडिविजुअल जो है वो सेम नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू डार्विन जो है वो वेरिएशन कैसा है? एडॉप्टेबल है, एडॉप्ट करेगा उससे, ठीक है। और ये इन्वायरमेंटल कंडीशन में उसको एक एडवांटेज प्रोड्यूस करेगा। एडवांटेज है, स्मॉल है, डायरेक्शनल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डार्विन जो है, एडॉप्टेशन जो है इज एडवांटेज इनेबल्स टू ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। वेरिएशन स्मॉल है, डायरेक्शनल है, और जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ट्रांसफर होगा, इनहेरिटेबल है। तो अकॉर्डिंग टू डार्विन जो है वो वेरिएशन कैसा है बच्चों? स्मॉल है, मीन्स बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं होगा, किसी छोटे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेरिएशन होगा। डायरेक्शनल है, वो अडॉप्ट करेगा ऑर्गेनिज्म, नेचुरली उससे सरवाइव करेगा, और वो जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू होगा, जो भी हमारा वेरिएशन है। और जब जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू हो रहा है, इसका मतलब वो क्या हो रहा है? इनहेरिट हो रहा है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। तो अब लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो सर्वाइवल तो लास्ट पॉइंट जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू डार्विन जो है वो फिटनेस है। वो फिटनेस कैसी है? रिप्रोडक्टिव।
अकॉर्डिंग टू डार्विन जो है रिप्रोडक्टिवली जो फिट होगा, जो ज्यादा से ज्यादा ओवर प्रोडक्शन, अभी देखा था ना कि किस तरह से पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही, तो अकॉर्डिंग टू डार्विन जो रिप्रोडक्टिवली फिट होगा, जिसकी ज्यादा से ज्यादा प्रोजेनी होंगी, वही सरवाइव करेगा, उसमें ही एवोल्यूशन होगा, और जो भी वेरिएशन आएंगे, जो चेंजेस आएंगे, वो कंटिन्यू होंगे जनरेशन टू जनरेशन। तो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू जो है वो क्या क्या बताया कि रिप्रोडक्टिवली फिट होना चाहिए, ओवर प्रोडक्शन जो है वो होगा, और क्या होगा कि रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो दोनों के बीच में चाहे इंट्रा हो या इंटर स्पेसिफिक, वो कंपटीशन एक जनरेट होगा, उसमें जो सरवाइव कर जाएगा, जो फिट होगा वो सरवाइव कर जाएगा, वही इवॉल्व होगा और उसकी ही जनरेशन आगे कंटिन्यू होगी। डार्विन की जो कॉन्सेप्ट थी वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस पे थी कि जो जितनी ज्यादा प्रोजेनी जो है जिसकी होगी, वो उतना ज्यादा नेचर के थ्रू सेलेक्ट होगा आगे कंटिन्यू होने के लिए, आगे एवोल्यूशन में इवॉल्व करने के लिए, राइट। तो देखिए, नेचुरल सिलेक्शन टेल्स अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। जो डार्विन की थ्योरी थी, इसको अगर हम की पॉइंट्स में जो है, क्योंकि कभी कभी बेटा जैसे अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा, उसी तरह से कभी कभी जो है डार्विन की थ्योरी के की पॉइंट्स आ जाते हैं, तो की पॉइंट्स देख लेते हैं। व्हाट इज द की पॉइंट ऑफ डार्विन थ्योरी? अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि की पॉइंट्स ऑफ डार्विन थ्योरी, तो मेनली दो की पॉइंट है। कौन कौन से दो की पॉइंट है? अभी तक जितने हम लोगों ने फीचर्स पढ़े उसी को सम अप कर दीजिए, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन में किसकी बात हो रही है बेटा? मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन की। तो एक तो की पॉइंट हमारा क्या हो गया बेटा? नेचुरल सिलेक्शन। दूसरा क्या है बेटा? ब्रांचिंग डिसेंट्स। ठीक है, ब्रांचिंग डिसेंट्स। होता क्या है बच्चों, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एक जो है वो एंसेस्टर है, इसकी प्रोजेनी आई, ठीक है, फिर इनकी प्रोजेनी आई, फिर ये और इवॉल्व हुए, इनकी प्रोजेनी आई, ठीक है। तो ब्रांचिंग, ये ब्रांचेस शो है वो बनती जा रही हैं, ये ब्रांचेस जो बन रही हैं इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? ब्रांचिंग डिसेंट्स, ठीक है। ब्रांचिंग डिसेंट्स जो है ये कि एक कॉमन एंसेस्टर है, उस कॉमन एंसेस्टर में वेरिएशन हुआ, इवॉल्व हुआ, और उसकी ही डिफरेंट ब्रांचेस से जो अब लिविंग बीइंग है, जो अब स्पीसीज है, वो इवॉल्व हो रही है। तो डार्विन की थ्योरी एवोल्यूशन को सपोर्ट कर रही है, स्मॉल वेरिएशन जो है उसको सपोर्ट कर रही है, और क्या कह रही है कि स्मॉल वेरिएशन जो है वो डायरेक्शनल है, वो इनहेरिट होते हैं। कोई कॉमन एंसेस्टर है जिनके से ब्रांचिंग ऑफ डिसेंट हुआ, उन्हीं से और जो है वो लिविंग फॉर्म्स जनरेट हुई। तो अगर आपसे की पॉइंट के बेस पे पूछा जाए तो क्या आपके पास दो पॉइंट होंगे? दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा? मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। वही सारी थ्योरी कि कैसे ओवर प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे रिसोर्सेस लिमिटेड है, कैसे वेरिएशन आ रहा है, कैसे अडॉप्ट किया और किस तरह से वो इनहेरिट हो रहा है, ये सारा मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। ब्रांचिंग ऑफ डिसेंट्स जो है उससे कि एक कॉमन एंसेस्टर के थ्रू ही जो है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हुई, इवॉल्व हुए, और जो लाइफ फॉर्म्स आज के टाइम पे प्रेजेंट है उसका एक कॉमन एंसेस्टर था जिससे सेवरल लाइफ फॉर्म्स जो है वो आ गई, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छा, अभी एक रह गया सेकंड जो इसका था कि एक तो था कि थ्योरी का नाम पूछा था, फीचर्स पूछे थे, जो बी पॉइंट था उसमें सिमिलर जो है वो पूछा गया था कि सिमिलर कौन सा साइंटिस्ट था जो सिमिलर कॉन्सेप्ट पे पहुंचा था। तो सिमिलर साइंटिस्ट का नाम मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, इसको हटा दो।
एक तो बेटा डार्विन थे, उनकी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई। इनके ही उसी सेम टाइम पे ही एल्फर्ड, ठीक है, सेम टाइम पे डार्विन के ही टाइम की बात हो रही है, रसेल, वेलेस, अल्फ्रेड रसेल वेलेस जो है वो उन्होंने सेम कॉन्सेप्ट दी थी जो डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की, जो एवोल्यूशन के टाइम पे दी थी। तो इस तरह से डार्विन की जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन वाइज हम लोगों ने किस तरह से उसको आंसर में आपको देना है मैंने आपको समझा दिया। इसी तरह से मेरे साथ पढ़ने के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।